जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी। स्टार्ट कीजिए। जी, जय गुरु जी को प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को बहुत बहुत दिल से प्रणाम। मैं बहुत आज खुश हूँ। आज थोड़ा सा आंटी आपका ना फोरहेड कट रहा है। हाँ जी आंटी, क्या होता फोरहेड है? माथा आपका थोड़ा सा कट रहा है, ओके थोड़ा सा कैमरा जी और ऊपर करना। हाँ अब हाँ ठीक ठीक हुआ है, आंटी? ठीक है। हाँ जी जी आंटी जी। स्टार्ट कीजिए। जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने आज मुझे इतना प्यार बख्शा है कि मैं आप सबको दिल खोल के वो चीजें अब बताना चाहती हूँ आंटी, जो पहले मैं बताने में शर्माया करती थी, झिझकती थी। और जब से जितना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, जितना मुझे प्यार दिया है, तो अब मुझे लगता है कि मैं हर एक हर एक संगत को पकड़ के बताऊं कि सुनो गुरुजी ने मुझे कितना प्यार दिया है, मुझे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी है। तो आज आप सबके माध्यम से मुझे गुरुजी की महिमा का बताने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्राना आप सबका। आंटी मैं 2010 से अपना सफर शुरू करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब गुरुजी की पुरानी संगत हैं। भले ही हम 2010 में जुड़े, भले ही 2021 में जुड़े, अगर हम गुरुजी के आस-पास रहे हैं रूह के थ्रू, तो वो हमें जब हमारे कष्ट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तब गुरुजी अपने चरणों में हमको ले लेते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। आंटी मैंने जब से होश संभाला था तब से मैं सिर्फ दुर्गा माँ को मानती थी और मेरा मानना था कि मैं भी दुर्गा, क्योंकि मैं भी फीमेल हूँ तो मैं भी दुर्गा हूँ और मैं सिर्फ उसी में ही एक छोटा-सा अपना एनजीओ चला रही हूँ, लोगों के बीच में काम कर रही हूँ और सबसे बड़ा गुरुजी का मुझे आशीर्वाद और ब्लेसिंग ये है कि ये पिछले 20 साल से जो मैं चला रही हूँ, ये गुरुजी के बड़े मंदिर के 2.5-3 किलोमीटर के अंदर में है। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आंटी सबसे पहले मैं अपने बच्चों वाली फीलिंग बताऊँगी कि जैसे मैं अपने दोस्तों को सुनती थी कि उसका बर्थ तब हुआ जब इंदिरा गांधी पैदा हुई थी, उसका बर्थ तब हुआ जब वो ये हुआ था, फलाना हुआ था, ऐसे करके। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी छोटे ही हूँ, तो मेरे भी मन में आता था कि अरे मैं तो जुलाई में पैदा हुई हूँ, इसमें तो कोई बड़ा महान हस्ती कोई पैदा ही नहीं हुई, मैं कितने खराब उसमें पैदा हुई हूँ। ऐसे कभी-कभार दिल में आ जाता था आंटी। जिसका गुरुजी ने मुझे 2010 में तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, मगर हम लोग जैसे कि बहुत बहुत ज़्यादा छोटे दिमाग के हैं, सारी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। मगर 2011 में मैंने जाना कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी लकी हूँ कि जिस दिन प्रभु ने इंसानी चोला लिया था, उसी में ही मुझे अपने चरणों में उन्होंने बुला लिया था, तो मैं तो बहुत ख़ास हूँ। तो 2010 में गुरुजी ने बहुत वीआईपी तरीके से फार व्यू अपार्टमेंट में हमको बुलाया। आंटी बहुत कुछ है, पता नहीं मैं कितना अपने मुँह से कह पाऊँगी, कितनी गुरुजी की आज्ञा होगी। सबसे पहले वीआईपी तरीके से तो गुरुजी ने हमको इस तरह से बुलाया कि हम सोसाइटी में आए और हमारे को लोगों ने हमारे सोसाइटी में बुलाना शुरू किया कि आंटी यहाँ पे एक पार्टी है, तो आप लोग आना। तो हमें कुछ पता नहीं था, तो हम आए थे दूसरे तीसरे दिन। सब लोग कोई घर से अपने राजमा लेके आ रहा है, कोई छोले लेके आ रहा है, कोई चावल, कोई पूरियाँ, ऐसे करके वहाँ पे गुरुजी ने एक पार्टी करवाई, हमारे को वेलकम करवाया। पे ये लोग ही पहली बार आ रहे हैं, इस सोसाइटी में एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो भी ठीक है, बात आई गई हो गई, हमें इतना समझ नहीं आया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि
हमको मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ ये सोसाइटी किसी गुरुजी को मानती है। तो मैं जब आ रही थी तो हमारे लिफ्ट के पास गुरुजी के दर्शन थे। तो मैंने देखा कोई हमारे आस-पास नहीं है, ना कोई गार्ड है, ना माली है। तो मैं गुरुजी के दर्शन के पास खड़ी हो गई और मैंने पूछा कि अच्छा आप ही गुरुजी हो? और सोच के मैंने कहा मैं आपको मानने वाली नहीं हूँ और ऐसे कह के मैं अपना लिफ्ट में चली गई। उसी शाम को बुलावा आ जाता है कि यहाँ पे सत्संग है और सत्संग में आपको आना है। तो क्योंकि मैं माँ दुर्गा को मानती थी और मेरे हस्बैंड पूरे ही नास्तिक थे, तो मैंने बोला कि अच्छा और अपने हस्बैंड को बोला कि भई वहाँ पे ये यहाँ पे सत्संग है, ये जो गुरुजी को मानते हैं उनका, तो तुमको भी आना है। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मेरी शर्त है कि तुम मुझे ज़्यादा देर रोकोगी नहीं। मैंने बोला कि ठीक है, हम सत्संग में चले गए। आंटी मेरे लिए 8वाँ आश्चर्य इसलिए होगा मेरी प्यारी संगत कि मेरे हस्बैंड 10 मिनट में जैसा उन्होंने बोला था वैसे वो रुके नहीं, वो पूरा उन्होंने सत्संग सुना, चाय प्रसाद से लेके लंगर प्रसाद तक रहे। तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी का कुछ एहसास ये हुआ कि मेरे हस्बैंड इतने जिद्दी थे मगर फिर भी वो कैसे जो है यहाँ पे पूरा सत्संग उन्होंने अटेंड किया, उनको बहुत अच्छा लगा। आंटी वहीं पे लोग बोलते हैं हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, तो आप चलेंगी? मैंने बोला हाँ, मैं चलूँगी और मन में मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको मिलने नहीं आ रही हूँ, मैं तो महादेव को मिलने के लिए आ रही हूँ। आया उस ज़माने में पुरानी संगत जी को पता होगा कि कितना वीआईपी तरीके से वहाँ पे हमें समोसा प्रसाद मिलता था, ये मिलता था क्या बोलते हैं समोसे, लड्डू मिलते थे और हमारी सेवादार खुद ही एक नहीं 2-2 बार हमको ला के देते थे कि खाइए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह! ये कितना अच्छा मंदिर है और पिकनिक जैसा मना के मैं आ गई। जो भी महादेव से मुझे बात करनी थी, होना था, तो वो करके आ गई। जे तो अभी जो है उन्होंने थर्सडे वाला दिन था, थर्सडे को फिर बोला कि अच्छा आप चलेंगे? मैंने बोला हाँ, मैं चलूँगी और हम जो है फिर से आए। आके उस दिन थर्सडे था, हॉल में बैठने का मौका मिला और मॉल में बैठते ही मुझे बहुत रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों रोए जा रही हूँ। मुझे अपने आँसू पोंछ रही हूँ और मुझे इतनी शर्म आ रही है कि लोग कह रहे होंगे ये यहाँ पे आके रो रही है और जितना आँसू पोंछ रही हूँ उतने ही जाके ज़्यादा रोए जा रही हूँ। बस मैंने गुरुजी से इतना ही पूछा कि सच में गुरुजी आप हैं क्या? उसके 10-15 मिनट के बाद हम लोगों को उठाया गया, का टाइम हो गया और हम लोग फिर लंगर प्रसाद के लिए नीचे बेसमेंट में चले गए। लंगर प्रसाद करके आ गए। मैं अपनी बेटी के रूम में ये देख रही थी, मूवी देख रही थी और फिर अपने रूम में जाने लगी, 12 बजने में 5 मिनट थे, तो देखा कि हमारे सोफ़े पे कोई बैठा हुआ है। झूमर में लाइटें जल रही थी, तो इसीलिए गुरुजी के दर्शन सोचा कि कौन है? ध्यान से देखा, मैंने कहा हस्बैंड तो सो रहे हैं। ध्यान से देखा तो कोई बैठा है और देख के मुझे एकदम अजीब-सा डर लगा और मैंने अपने कमरे की ट्यूबलाइट जलाई और मुँह पे एकदम रज़ाई ले ली। और मैं यही सोच रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं, तो भूत तो आता नहीं, भूत तो कुछ होता नहीं है, तो ये ऐसे कैसे है? फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं ये वहम होगा, कुछ नहीं होता। फिर मैं खड़ी होके मैंने अपने कमरे का कर्टन हटाया। बेटी बहुत छोटी थी तो इसलिए हम दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे, सिर्फ़ पर्दा लगा के। तो हटाया तो गुरुजी ऐसे करके मेरे सोफ़े पे बैठे थे और मुझसे बोलते हैं, "10 मैनू की कहंदी है?" जब उन्होंने आवाज़ की कि 10 मैनू की कहंदी है, तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या कहना है और मैं फिर रज़ाई लेके बैठ के मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और बस मुझे यही एहसास हो रहा था कि गुरुजी अभी आएँगे उठ के और मेरी बाँह पकड़ के पूछेंगे 10 मैनू की कहंदी है। तो मैं मन में सोच रही मैंने तो गुरुजी कुछ कहा ही नहीं आपको, मैं क्या कहूँगी? और बहुत डर गई थी, अभी आएँगे, अभी उठाएँगे, मेरी बाँह पकड़ के उठाएँगे। तो उसी दुविधा में पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद सुबह मेरी आँख खुली, फिर मैं जिसके साथ बड़े मंदिर आई थी, मैंने उनको आंटी को बोला
कि आंटी मैंने आज आपको आपके गुरुजी के दर्शन किए। तो वो एकदम मतलब हैरान कहती है, डोंट टेल मी दी, वो उम्र में मेरे से छोटी हैं आंटी तो। मैंने कहा हाँ सच्ची में? तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो हमारी एक आंटी हैं तूर आंटी, तो आपने तूर आंटी को बताया? तो बोला नहीं मैं क्या बताती कि मैं आपके गुरु को देख के डर गई थी। तो उन्होंने जो अपनी हमारी जिया आंटी ने तूर आंटी को बता दिया। तूर आंटी का फ़ोन आता है कि "जयश्री आंटी आपने गुरुजी के दर्शन किए?" मैंने उनको बोला हाँ आंटी दर्शन तो किए थे। अच्छा उन्होंने क्या चोला पहना हुआ था? तुरंत तूर आंटी ने मुझसे पूछा। क्योंकि मैं उनको इतने ध्यान से देख रही थी, सब कुछ था कि भई मेरा वहम तो नहीं है। तो मैंने बता दिया जो चोले में मैंने दर्शन किए थे गुरुजी के। तो आंटी बोलती है हाँ इस चोले में तो मैंने गुरुजी के सेवा की हुई है, मतलब पैर दबाया हुआ है, गुरुजी उस चोले में आए थे क्योंकि मैं मंदिर 2 बार गई थी, मगर जिस चोले में मैंने गुरुजी को देखा था उस चोले में गुरुजी मेरे को दर्शन नहीं दिए थे, दर्शन किसी और चोले में उन्होंने दिए थे। तो आंटी पहली बार मुझे पता लगा कि गुरुजी इफ और बट नहीं करते, वो साक्षात जो कहते हैं प्रैक्टिकल करता हो। तो जो मैं सोच रही थी कि ये मेरे दिल का वहम है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो तूर आंटी ने मेरे वहम को दूर कर दिया कि नहीं, साक्षात गुरुजी आए थे और जो उन्होंने पूछा 10 मेनू की के लिए तो पूछा। प्यारी संगत जी, मैं बहुत साधारण तरीके से रहती हूँ। पता नहीं कौन से कर्मों का मेरा अच्छा था कि गुरुजी ने मुझे बहुत ही वीआईपी तरीके से अपने चरणों में फार्म व्यू अपार्टमेंट में रखा। और मैं जैसे कि आपको बताया कि 2004 से मैं ये भाटी माइंस में गरीब औरतें यहाँ पे बहुत हैं, उन्हीं लोगों के साथ उनकी पहचान के लिए काम कर रही थी। तो तब बहुत मुश्किलें आती थी मुझे क्योंकि कोई फंड लेके नहीं कर रही थी, बस जितने मेरे दोस्त लोग थे वो मदद करते थे, उसी से ये चल रहा था। आंटी, उस दिन से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बस मैं इतना ना कहूँगी कि इतना ज़्यादा गुरुजी ने मुझे दिया है, दोनों हाथों से भी मैं नहीं सँभाल पा रही हूँ। इतना भर-भर के उन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिस चीज़ के लिए दुनिया तरसती है, शोहरत दी है, इज़्ज़त दिलाई है। अब मैं जब काम करती हूँ जिस कम्युनिटी में, वो हमारे बड़े मंदिर से सिर्फ़ 2.5-3 किलोमीटर पीछे है, उसके बाद फरीदाबाद के जंगल लग जाते हैं। इस गाँव के अंदर 43,000 की आबादी है और ये सब डेली मज़दूर हैं, डेली वो जाते हैं, तो उनको रोज़ी-रोटी मिलती है, अगर वो नहीं जाते हैं तो बहुत दिक्कत उनको आती है। मतलब घर में चूल्हा भी नहीं इनका जल पाता है। तो यहाँ मैंने जो आई थी काम करने के लिए, इनको वहाँ पे हक मिले, इनको वहाँ पे हक मतलब उनकी अपनी जगह हो क्योंकि जब इनको यहाँ पे बसाया गया था तो वो जवाहरलाल नेहरू जी माइग्रेंट होके हिंदू आए हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका मुख्य जो ऑक्यूपेशन पेशा है वो सिर्फ़ मज़दूरी है। इनकी ख़ासियत ये है कि 2 फीट के अंदर ये मतलब किलोमीटर के हिसाब से सुरंग बना लेते हैं। बट दिहाड़ी मज़दूरों के पास रोज़गार नहीं होता, महीने में मैक्सिमम 20 से 22 दिन इनको काम मिलता है। तो मेरा क्योंकि मैं भी बचपन से इस फ़ील्ड में आ गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे धरती पे मैं उतरी ही क्रांति करने के लिए हूँ, तो अगर मैं ही कुछ काम करूँगी तभी लोगों का भला होगा। ऐसा मेरा ये कुछ पागलपन था, तो छोटी-सी उम्र में ही 10th करके मैं निकल गई थी कि लोगों के लिए मुझे कुछ करना। 8 के बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में काम करना मैंने शुरू किया था, उससे पहले मैं राजा जी नेशनल पार्क, देहरादून, हरिद्वार के जंगलों में काम करने गई। और तब से मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जो मेरे सीनियर साथी हैं, उन्होंने कहा कि तुम अपने तरीके से जो काम करना चाहती हो, उसके लिए अपना संस्था रजिस्टर करवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो। क्योंकि कोई भी अपने एनजीओ में तुम्हारे तरीके से काम करने का आज़ादी, फ्रीडम नहीं मिलता। तो मैं जब मैंने शुरू किया था तब मैं खुद एक छोटी लड़की थी, फिर मैंने शादी की, फिर मैं माँ बनी। तो इस दौरान मेरी अपनी खुद का संघर्ष और अपना रास्ता था कि लड़कियों को, औरत को हमारा समाज तभी खुशहाल होगा, तभी संपन्न होगा जब एक लड़की अपने पहचान से जिएगी। जब तक एक लड़की अपनी पहचान से, एक औरत अपनी पहचान से नहीं जिएगी,
तब तक असमानता रहेगी ही रहेगी। तो मैं इस संघर्ष में यहाँ पे कर रही थी। दूसरा मेरा ये मानना था कि हम विदेशी पैसा लेंगे, फंड लेंगे, तो फिर हम उन्हीं की जवाबदेही में ज़्यादा लग जाएँगे, जो हमें अपने समाज में कुछ काम करना है, उसमें कम लगेंगे। ऐसा मेरा विश्वास था, तो मैं बस अपना जो दोस्त लोग मेरे को फेलोशिप दे रहे थे, काम के लिए मेरे मदद कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे हमारी विधवा माता-बहनें हैं, क्योंकि मज़दूर लोग दब के, करंट लग के इनके पति मर जाते हैं, तो औरतें विधवा हो जाती हैं। तो मैं दोस्तों से बोलती थी, भई तुम अपना इतना कमाते हो, कुछ चीज़ दो। तो कोई 100 कंबल का देता था, कोई 20 कंबल का, कोई जिसकी जैसे होती थी। तो मैं पिछले 15 साल से विधवाओं को सर्दियों में उनको कपड़ा दिलाने का काम, कंबल दिलाने का काम, इस तरीके जो मेरे से समझ में आता था वो सब कर रही थी। और उनको लीगली जिन औरतों को सपोर्ट होती है, हमारे यहाँ पे और भी एनजीओ, उनके साथ उनको मिलवाना, उनसे लीगली सपोर्ट करवाना, महिलाओं को शिक्षा देना, इस तरीके के कामों में मैं लगी हुई थी। तो आंटी जब गुरुजी से 2010 में जुड़ी, तब से मुझे इतना सपोर्ट मिला। हमारे बड़े मंदिर से एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि 2012 में कि रति आंटी अब आप चिंता ना करो, गुरुजी ने भाटी को गोद ले लिया है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा है। और उस दौरान मैंने अपने भाटी के लोगों को, बच्चों को अपने गुरुजी के स्कूल में एडमिशन करवाया। 30-40 बच्चों का एडमिशन कराया। तो ठीक है, बच्चों का सब खुशी-खुशी एडमिशन हो गया वहाँ पे गुरुजी स्कूल में। उसके बाद 2-3 महीने में मुझे अचानक से ख्याल आया कि अंकल ने बोला था कि आंटी आप चिंता ना करो, गुरुजी ने गोद ले लिया भाटी को, तो कुछ तो दिखता नहीं है कि क्या गुरुजी ने लिया। ऐसा थॉट आया, वो भी आके चला गया। मैं बैठी हुई, हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करके वो हमारा पूरा देश में एग्ज़िबिशन लगता है, हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, और हम उसको सेल करते हैं। वही हमारा ये औरतों का पैरों पे खड़े होने का एक माध्यम है। साड़ी दुपट्टे सब पे करती हैं औरतें। ये क्या है, एक औरत आई, मैं अपनी औरतों के साथ बैठी हुई थी और मेरा पैर के ऊपर हाथ रखे और रोने लगी। मैंने उसको एकदम झटक के मैंने बोला, "दूर हट, क्या हुआ तेरे को? रो क्यों रही है?" ऐसे। बिल्कुल मैंने मतलब खुद घबरा गई थी उसको देख के। तो वो बोली कि दीदी मैं क्या करूँ? मेरी बेटी की शादी है और ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरा कोई मुझे साथ नहीं दे रहा। बस अब तू ही मदद करेगी। मैं खुद घबरा गई, मैं ना कोई मेरे पास कोई पैसा है, ना कुछ, मैं कहाँ से तुझे मदद करूँगी? तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा देख तू गुरुजी का नाम ले, जो मदद करेंगे गुरुजी करेंगे मदद। और फिर तू जाके कुछ कर पाएगी, और मेरे को कुछ मत बोल, गुरुजी को याद कर। देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्या मैं उसको सांत्वना देती, क्या करती। और मैं खुद मतलब अब उसके सामने अपने आँसू और अपने ये सब रोक के चुप हो गई। आई अपना व्यू अपार्टमेंट में रहती थी, तो किसी अपने संगत को मैंने बोला, पड़ोस की आंटी को बोला मैंने कि आंटी आज ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उस आंटी ने बोला, "आंटी आपको चाहिए क्या?" मैंने उनको बताया क्या चाहिए, मैं उनको पूछ के बताऊँगी कि क्या चाहिए। फिर मैंने ये जो मेरे पास विडो आई थी, विधवा आई थी, तो उसको बुलवाया। फिर मैंने पूछा कि अच्छा तेरी बेटी की शादी के लिए क्या चाहिए? तो उसने बोला कि जो उसकी अपनी थी, सिलाई मशीन हो जाए, एक बेड हो जाए, एक ये हो जाए, बक्सा हो जाए जो इसमें कपड़े रखते हैं। अलमारी नहीं बोला, बक्सा बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बर्तन-वर्तन का। और मैंने अपनी संगत को, जो इनके साथ मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बता दिया। प्यारी संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे कि वो कभी इतनी अच्छी शादी नहीं कर सकती थी, जितनी अच्छी शादी गुरुजी ने पहली बार करवाई। तब वो रो रही थी, कह रही थी कि दीदी इतना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर मेरा पति भी होता, तो भी मैं इतनी अच्छी शादी करती। उसको बच्ची को सिलाई मशीन मिली, उस बच्ची को बेड मिला, उस बच्ची को बक्सा मिला, उस बच्ची को पंखा मिला, जो एक साधारण घर की ज़रूरत की बर्तन वगैरह सब उसको मिले। तो पहली बार गुरुजी ने मुझे तब बताया कि मैंने इसको अडॉप्ट किया है, तो किया है। उसके बाद आंटी क्या होता था, लोगों को पता चल गया कि रति मदद करती है,
तो जिस भी विधवा को ज़रूरत होती थी वो मेरे पास आती थी। मैं अपनी संगत को, अपने अंकल आंटी को बोलती थी और वो अंकल आंटी तब से मदद कर आते हैं। क्या कहूँ मैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं शब्द। और इतनी अच्छी शादियाँ तब से होती हैं जो विधवा है, जिसका रिश्तेदार भी चाह के, क्योंकि वो खुद भी दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, गरीब होते हैं, वो उतनी मदद नहीं कर पाते हैं। तो हमारे गुरुजी उस बच्ची की इतनी अच्छी तब से शादी करा रहे हैं। संगत जी, एक एक और सत्संग इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसे ही हो रहा था और मैंने हर साल जितना मतलब शादी के सीज़न में मदद करना होता था, ये मदद कर देती थी। और एक आई औरत लास्ट में और वो फिर ऐसे ही रोने लग गई कि दीदी मेरे बेटी की शादी है, अभी तक मैंने किसी से लोन माँगा था, उसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, ऐसे करके वो अपनी मजबूरी बताने लगी। तो उसको मैंने झिड़क दिया। मैंने कहा देख, मेरे को जितना करवा सकती थी मैंने करवा दिया, अब मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती, अब तू जा गुरुजी को याद कर और मेरे पास मत आ। और उसको तो मैंने बोल दिया और मैं रात को मुझे नींद नहीं आ रही है। मन में बहुत पीड़ा हो रही थी कि मैंने उसको ऐसे क्यों दवा डाँट के भगा दिया, क्या करूँ, कैसे करूँ करके। संगत जी, एक मेरे पास फ़ोन आता है सुबह 7 बजे, तो वो क्या कहते हैं, मेरे नाम राशि की उन आंटी का नाम भी रतिका है और वो 7 बजे फ़ोन करे तो आमतौर पे मैं 7 बजे फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि हमारे फील्ड में इतनी सारी परेशानियाँ होती है कि घर में जाते-जाते ही मुझे 9-10 बज जाता है, काम-वाम करते ही 12 बजे के बाद ही सोना होता है। तो वो मेरे को बोल रही है कि रति आंटी, मैं हॉल में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे कहा है कि रति आंटी बहुत परेशान है, शादी जो है किसी लड़की की, जा उन्हें जाके तू मदद कर। तो मुझे गुरुजी का आदेश आया है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन रति आंटी है, तो मैंने जितने भी ग्रुप थे उसमें मैंने सबको पूछा कि कौन सी रति आंटी है जो भाटी माइंस में विधवाओं की मदद करती है, मुझे उनके पास जाना है। तो बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मुझे मिला। तो वो मेरे को नींद में थी तो मेरे को एक और जुड़ी हुई है आंटी, उनका नाम है रितिका। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा रितिका, तुम रात को 2 बजे तक मेरे से बात करती रही हो उसको, अब मुझसे पूछ रही हो कि कैसे आना है, क्या हुआ है तुम्हें? तो ये आंटी ने बोला, आंटी सॉरी आप मुझे पहचानेंगी नहीं, मैं आपसे बात ही पहली बार कर रही हूँ। आंटी, फिर मेरी आँखें खुली, फिर मेरी नींद का नशा खुला, फिर मैंने जय गुरु जी करके मैंने पूछा, जी आंटी बताइए। फिर उन्होंने अपना सत्संग बताया कि मैं हॉल में बैठी हुई थी, हॉल है कि कोई रति आंटी हैं, वो बहुत परेशान है, उनको किसी आंटी के बच्ची की शादी के लिए का ये देना है, जो भी है शगुन वगैरह, तो तुम मदद करो। तो आंटी, मेरे को गुरुजी का आदेश आया है, अब आप मुझे बताइए कि मैं ला के दूँ। बस प्यारी संगत जी, मुझे मतलब मैं मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ किया। मगर जब ये किसी आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि मुझे आपको मदद करना है और मैंने सारे ग्रुप ने आपको पूछ के बड़ी मुश्किल से कहीं से आपका ये फ़ोन नंबर मिला है और मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। तो बस मेरे पास शब्द नहीं थे और मैं इतनी खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। और फिर मैंने जो भी चाहिए था हमको वो आंटी को बोला और जो आंटी खुद से खरीद के, जैसे गुरुजी ने बोला था कि 5 जो है उसका सुहागे में तुम अपना देना ताकि तुम्हारे भी कष्ट कटेंगे। तो वो 5 जो है जोड़े खुद खरीद के लेके आई थी, सिलाई मशीन खुद खरीद के लेके आई थी, बाकी जो कुछ करना था उसका उन्होंने मुझे कैश दिया, जो भी अपनी गाड़ी में वो लेके आ सकती थी। तो आंटी, संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे भी बहुत ख़ास बना दिया है। और जो मेरे को अंकल ने बोला था कि गुरुजी ने भाटी माइंस को अडॉप्ट कर लिया है, मेरे छोटे से दिमाग में नहीं आया था कि अगर कहीं से मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया है तो उसका मतलब दिया है। तो तब से यहाँ की लोगों का गुरुजी इतना भला करते हैं, बस
शब्द नहीं है आंटी। अभी लॉकडाउन में मैं पिछले लॉकडाउन का, इस लॉकडाउन का भी थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि हमारा ये गाँव जो भी है, अगर संगत बड़े मंदिर आई है तो उनको पता होगा कि ये जंगल के अंदर मंदिर है, उसके आगे तो और भी पूरा भरा हुआ जंगल है। फॉरेस्ट में ये हमारा भाटी माइंस का गाँव है, जिसके अंदर 40 से 45 हज़ार की आबादी है। और इसके अंदर 80% लोग जो हैं वो दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो खुदाई करते हैं। मेट्रो में, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में बनाने में ये उस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, और 20% में वो 4th क्लास एम्प्लॉयी हैं। तो सबके लिए काम बंद, सबके लिए सब कुछ बंद, मगर हमारे गुरुजी ने क्योंकि इस घाटी को अपने गोद में ले लिया था, दिल्ली में और जगह मुझे सुनने को मिलता था कि वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा, यहाँ लोग भूखे हैं, वहाँ ये है। मगर गुरुजी ने हमारी घाटी में किसी इंसान को भूखा नहीं रहने दिया। इतना सारा सूखा राशन भिजवाया, मेरे हाथों से भिजवाया। मेरे जो दोस्त थे, मैं उनको बोलती थी इतनी बड़ी भाटी है, सबको मैं नहीं बाँट सकती, मेरी अपनी भी हेल्थ है। आप लोग आओ, आप लोग देखो, आप लोग खुद करो। उन लोगों के थ्रू गुरुजी ने इतना सबका भला करवाया, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि जितना जो मुझे अंकल ने बोला था कि रति आंटी गुरुजी ने हमारी भाटी को गोद ले लिया है, वो नज़ारे दिखाए। ये गुरुजी की अभी तक मेरे साथ की ये जर्नी है कि मैं जो सोचती हूँ कि मुझे औरतों के लिए ये काम करना है, गुरुजी कैसे भी करके उसको पूरा करवा देते हैं। प्यारी संगत जी, और मुझे उसके बारे में और उससे ज़्यादा कुछ बताना आता नहीं है। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। बस मुझे यही बताना था, अपनी मेरी जो यही अभी तक की उनके साथ गुरुजी का सफ़र। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आंटी आपकी आवाज़ आ रही है। जय गुरु जी आंटी। और कोई सत्संग आंटी कुछ और बताना चाहें? हाँ जी, आंटी एक और हाँ, आपके कहने से पहले ही ना जैसे गुरुजी का ही आदेश आया। अच्छा, एक बहुत सारे सत्संग है कि वो सब खुशियों वाले हैं, मगर एक जो साक्षात वाला है वो मैं और सुनाती हूँ कि पूरी एक हम लोग दिल्ली से 15 लोग थे, 15-17 लोग थे। हम लोग उड़ीसा एक वर्कशॉप के लिए गए थे। 2 दिन की हमारी वहाँ पे सेमिनार वर्कशॉप थी, और तीसरा दिन हमारी शाम की ट्रेन थी, रात की 9 बजे की। तो 2 दिन खत्म करके तीसरे दिन हमने, दिल्ली के फ्रेंड ने ये रखा था घूमने के लिए। तो हम लोग उड़ीसा में सबसे पहले हम जहाँ ठहरे हुए थे होटल में, उसके पास ही कोणार्क मंदिर है, तो वहाँ हम लोग गए। तो घूम फिर के हम आ रहे थे, तो हम लोगों ने 3 वैगन आर किया हुआ था, तो किसी ड्राइवर ने बताया कि यही पास में भी समुद्र का किनारा है। तो सबने कहा कि ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे घूम लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग संगत जी खूब मस्ती कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि इतनी बार हम लोग घूमते रहते हैं, तो समुद्र से हमारा रिश्ता है पुराना। तो हम लोग गए, तो 2 घंटे के आसपास हो चुका है। अब ये हुआ कि चलो निकलो, हम पुरी में ये डिनर कर वो ल लंच करेंगे। तो फिर एक ने बोला कि मुझे कि दीदी चलो हम थोड़ा अंदर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलते हैं। फिर एक और आ गया फ्रेंड, उसने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे करके हम 7 लोगों की चेन हो गई और हम लोग थोड़ा अंदर चले गए। वही एक ऑफिशियल जो फोटोग्राफर होता है वो भी आया, तो उसको कहा हमने, उसने बोला कि भई हमें फ़ोटो खिंचवानी है, तो हमने बोला कि हाँ, जब कोई बड़ी लहर आएगी तब आप फ़ोटो खींचना। तो हुआ ये, एक बड़ी लहर आई, उसने तो फ़ोटो खींच लिया। वो इतनी बड़ी लहर थी कि मैं हाइट में छोटी थी, और डायबिटीज़ है तो कमज़ोर भी थी। तो उस लहर ने इतनी तेज़ चोट मारा कि मैं पानी में गिर गई। तो जो मेरे साथ जिसने बोला था कि दीदी चलो अंदर चलते हैं, उसने मेरा हाथ दूसरे लोगों को छोड़ के इसने दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा, और मैं गिर गई थी, तब तक एकदम पानी में झूल गई थी। फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई, और उससे मेरा हाथ छूट गया, और मैं बह के
समुद्र में जा रही हूँ और मेरे मुंह में रेत भरना, कान में, नाक में रेत भरना शुरू हो गया और मुझे थॉट आ रहा है कि अरे मैंने अपनी बेटी की शादी भी नहीं करी। तो अंदर ही एक आवाज आती है कि गुरु जी को आवाज दो, गुरु जी बचा लेंगे। तो मैं खुद से बोलती हूँ कि अब कहाँ से गुरु जी बचाएंगे, अब तो मैं मतलब मेरे ऊपर रेत चढ़ चुकी थी, तो पूरा रेत जो है मेरे ऊपर चढ़ चुकी थी। मैं कहा अब कैसे गुरु जी बचाएंगे, थोड़ा किनारे पे होती या कुछ होता जहाँ बचने की उम्मीद होती तो बचा लेते ऐसे। ओ संगत जी, मेरे अंदर से आवाज आती है, गुरु जी बचाओ, ऐसे करके बहुत चीखने वाली कुछ आवाज निकलती है और विद इन 3-4 सेकंड में देखती हूँ कि किसी का जो हथेली मेरे हथेली पे लगती है और ऐसे करके कोई मुझे बाहर खींच रहा है। और मेरे जो दोस्त रो रहे थे कि मैं हम अब रति के घर में कि क्या जवाब देंगे कि कहाँ गई रति। और जब उन्होंने देखा कि मैं आ रही हूँ तो वो मुझे आवाज दे रहे हैं, रति दौड़ के आ जा, दौड़ के आ जा। तो मेरे शरीर में तो बिल्कुल जान नहीं थी। देखा कि वो तो क्या कहते हैं गिरी पड़ी, ऐसे लेटी हुई थी मैं। वो गुरुजी ने बाहर किनारे पे लाके मेरा हाथ पकड़ के फिर छोड़ दिया था। फिर मेरे 2 दोस्त आए दौड़ के और वो मुझे खींच के किनारे दूर ऊंचाई पे ले गए कि अब पानी यहाँ पे ना आए। अब वो बोल रहे हैं कि उठो, तो मैं उठ नहीं पाई हूँ। 10-12 मिनट मुझे लगे और मेरे मुंह से ना किसी को पानी निकालना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। मैं अपने आप खड़ी हो गई और कान से रेत झाड़ रही हूँ, नाक में से रेत झाड़ रही हूँ। ये किसी ने बताया कि पास में ये है। भाई ये बंद करवा दो, बहुत वो आ रहा है। होटल है तो वहां पे जाके नहा लो। तो वहां पे जाके नहाई और बिल्कुल ठीक हो गई। और सब कह रहे हैं कैसे बाहर निकली, कैसे बाहर निकली। मैंने अपने उसी उसमें आधे नशे और उसमें मैंने उनको बताया कि मेरे गुरुजी ने निकाला है। अब उनको समझ ही ना आए कि क्या गुरुजी क्या वो बोल रहे, बस उनको ये खुशी हो रही थी कि हाँ मैं बच गई हूँ। तो गुरुजी प्यारी संगत, ये मेरा दूसरा है कि साक्षात मेरा हाथ कटा हुआ है और हाथ में मतलब मेरी लाइन भी कटी हुई थी, साक्षात कि मेरा मौत होनी निश्चित थी। और गुरुजी ने मुझे, क्योंकि गुरुजी के मैं चरणों में थी, तो मुझे गुरुजी ने दोबारा से इस तरीके से जीवन दिया है। ये एक दूसरा सत्संग है, इसी से जुड़ा एक और सत्संग याद आ रहा है। उसी सोसाइटी में एक जिया आंटी है, वो भी बहुत प्यारी गुरुजी की संगत है। तो हम लोग जो थे, कुछ लोगों ने, चोपड़ा अंकल हैं हमारे, वो यूएसए में रहते हैं, और एक हमारी माता जी हैं जो उसी सोसाइटी में रहती हैं, एक जया आंटी हैं, एक हम लोग, और एक और उषा अग्रवाल है तो उनकी बहू है अनीशा। वो हम लोगों ने डेली का एक आधे घंटे का सत्संग रखा था कि आज इसके घर में होगा, कल उसके घर में होगा, परसों उसके घर में होगा। तो ऐसे हम 4-5 लोग डेली का सत्संग करते थे। 1 घंटे का सत्संग होता था, आधे घंटे का हमने बात किया था, मगर क्योंकि शब्द में सब खो जाते तो 1 घंटे के बाद हम चाय प्रसाद रखते थे और कोई बिस्किट वगैरह रखते थे। तो वो वाली आंटी का सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ। क्या से कि उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, बस हेलो हाय करके था। और मुझे एक दिन मैं सोई हुई हूँ और मेरे को दिखाई दे रहा है कि हमारी सोसाइटी के चारों तरफ से काला धुआं अंदर आ रहा है। और काला धुआं जैसे ही अंदर आने के लिए करता है तो कोई फूक फूक मारता है, वो धुआं काला दूसरी तरफ गायब हो जाता है। और मैं चारों तरफ परेशान हो रही हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं दौड़ी 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 अपने घर से बड़े मंदिर आई हूँ और जिधर हमारा वॉशरूम है उस साइड से मैं अंदर जा रही थी। और मैंने देखा कि गुरुजी चल के उसी साइड से आ रहे हैं। तो मैंने उनको गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी जया आंटी को आप बचाओ, उनको क्या कहते हैं यमदूत लेने के लिए आ रहे हैं ऐसे।
और इस तरीके से बात करके और गुरुजी ने मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि जा अनुभव मेरे दर्शन बट दे। ऐसा अर्घ करके और मेरी आँख खुली और मैंने आँख खुली तो मुझे थोड़ा-सा डर के कारण फ़ीवर भी हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखना है तो उन्होंने बताया कि हाँ, बुखार भी हो गया और मैंने वो आंटी को, जया आंटी को फ़ोन करके बोला, वो दर्शन मुझे नहीं मालूम था कि आंटी के पास इतने सारे दर्शन रखे हुए हैं। उसके अंदर एक ऐसा भी दर्शन है, एक वो भी दर्शन है। तो मगर गुरुजी ने मुझे बोला था कि उन्होंने ये ये दर्शन जो है सबको दे दे और ये वाला दर्शन तेरे को दे दे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आपके पास इतने सारे ये दर्शन रखे हुए हैं? तो वो आंटी एकदम हैरान होके पूछती कहती क्यों आंटी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? और मैं क्योंकि इतनी घबराई हुई थी, मैंने कहा नहीं आप बताइए मुझे। कहती है आंटी ये जो आप दर्शन के नाम बता रही हैं, ये मुझे तो याद नहीं है कि ये है कि नहीं है, मगर मैं देख लेती हूँ, दर्शन है मेरे पास इतना मुझे याद है। तो उन्होंने आंटी देखा और मैंने जो उनको पिंक चोले का दर्शन बताया था कि ये वाला दर्शन मुझे देना है, बाकी के आपके पास ऐसे जो ये जो दर्शन है ये आप 8 बजे से पहले सोसाइटी में सबको बाँट दो। तो वो आंटी ने सबको बाँट दिया। मैंने उनको बताया जब कि ये दर्शन है, ऐसे-ऐसे है, तब फिर आंटी ने पूछा, "आंटी आप ये क्यों मुझे बता रही हैं?" फिर मैंने बोला, "आंटी मेरे को ऐसे-ऐसे जो है, एक सपना आया जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं आपको ऐसा कहूँ।" समझ गई और उनको उन्होंने बताया उनको भी मैंने ये नहीं बताया कि मैंने देखा कि काला धुआँ हमारे सोसाइटी में आ रहा है और उसको कोई फूँक मार के भगा रहा है। ये बात आई गई हुई, फिर हमारा चोपड़ा अंकल और हम सब ने तय किया कि हम अब हफ्ते का नहीं सत्संग करेंगे, पहले हम हफ्ते में करते थे और अब हम रोज़ का सत्संग करेंगे। फिर हमारा रोज़ का सत्संग शुरू हो गया। उसमें ऐसे ही क्या कहते हैं हम एक दिन हमारे यहाँ सत्संग था तो आंटी ने जय आंटी ने पूछा कि भई यहाँ पे कोई हाथ देखना जानता है? तो सारे चुप। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये जो आपके सामने बैठी हैं, इन्हीं को ही आता है। जया आंटी ने बोला, "आंटी आप देखेंगी?" मैंने मुस्कुरा के कहा कि, "हाँ, देखती हूँ आंटी।" तो मैंने उनका हाथ देखा और थर्सडे का दिन था और मैंने कहा, "आंटी आप यहाँ पे बैठी कैसे हैं? आपका तो है ही नहीं यहाँ पे जीवन ही नहीं है धरती पे।" तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, "आंटी आप पहली कहने वाली नहीं हो। वो बॉम्बे में अपनी सिस्टर की शादी के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे वो जो माताजी हैं, वो जिनके घुंघराले बाल हैं उनको अम्मा जी हाँ, अम्मा जी के यहाँ उनकी बहन लेके गई थी उनको, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया था कि तुम इतनी पुण्य आत्मा हो, तुम ऐसे-ऐसे किसी गुरुजी के साथ में हो, तो इसलिए तुम धरती पे हो, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ पे कोई भी नहीं रख सकता था। तो फिर उन्होंने अपना ये सत्संग सुनाया और फिर हमने चायों का प्रसाद पिया, मुझे अपना भाटी माइंस आना था, मैं अपना भाटी माइंस आ गई और उनको क्या कहते हैं यहाँ आना नहीं वनडे का दिन था यहाँ बड़े मंदिर आना था, वो और एक और हमारी आंटी है वहाँ पे, उनके साथ अच्छा उस दिन उस दौरान उनको आज्ञा ये थी कि वो अकेले कहीं भी नहीं जाएँगे, वो ड्राइव करके कहीं नहीं जाएँगे। तो वो 4-5 महीने से किसी को साथ लेके ही जाती थी, जभी भी मंदिर आती थी या कहीं भी थी। तो उन्होंने एक अपनी आंटी को पूछा कि आंटी मुझे मंदिर जाने का मन है, आप चलेंगी क्या? तो हमारी वो आंटी ने भी बताया कि हाँ, क्या कहते हैं मैं तो जा ही रही थी, मैंने ड्राइवर को बुला लिया, वो हमारी आंटी आईएएस ऑफिसर थी। तो चलना है तो चलो जया आंटी। तो ये जया आंटी और ये दोनों अपने सोसाइटी से बाहर निकले तो अचानक उनका अपने हाथ पे नज़र गई और वो देखने लगी। वो देख के हैरान, फिर उन्होंने बताया उनको आंटी को कि आंटी मेरी सुबह के सत्संग तक तो मेरी ये रेखा ही यहाँ पे से गायब थी और अभी तो ये क्या कहते हैं पूरी जुड़ी हुई है। एनीवे उन्होंने उनको बताया और फिर उन्होंने मंदिर से आके घर पहुँची और घर पे पहुँच के उन्होंने मुझे पूछा आंटी आप कहाँ हैं? मैंने बताया कि मैं भाटी माइंस हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्लीज़ आप जब आएँगी ना तो आप पहले मेरे को मिल लेना। तो क्योंकि मैं इतना यहाँ पे औरतों के साथ में चिल्लाना ये सब करना और थक जाती हूँ कि फिर मुझे दोबारा कुछ करने के मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा ठीक है अभी आई हूँ तो अभी सीधा मैं उनको मिल लेती हूँ, पता नहीं क्यों बुला रही है और फिर घर पे जाऊँगी। तो मैं घाटी से सीधा उनके घर चली गई और मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पे वाली कुर्सी पे बैठने के लिए कहा। तो मैं बैठी और थोड़ा-सा उन्होंने तुरंत में दोनों हाथ मेरे आँखों के सामने रख दिए। तो मेरे को अंदर
थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मैं कहा क्या यार, सुबह तो देखा था, अभी मतलब मैं इतनी थक के आई हूँ और मैं इनके हाथ को देखूं, तो अचानक मेरी नजर जो है उनकी उस जगह पे आ गई जहाँ पे वो इतना पूरा 1 सेंटीमीटर का गैप था और वहां पे रेखा दिख रही है मुझे। मैं उनके हाथ को देख के मैं कहा आंटी ये क्या, एकदम ऐसे चिल्लाई और उनके आंखों से आंसू एकदम भर के आ गए। और वो आंटी बोलती है कि आंटी इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर मत जाना, पहले मुझे मिल लेना, कि यही तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो प्यारी संगत जी, गुरु कितनी है मुझे भी नहीं, मतलब मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ। ये क्योंकि मेरे पिताजी ने ये थोड़ा बहुत हाथ देखने का ज्ञान दिया था, थोड़ा बहुत आता है, तो उसको 12 घंटे भी नहीं, 8 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर वो रेखा ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। और गुरुजी क्या करते हैं, वो प्रसाद की तरह जैसे प्रसाद देते हैं, ऐसे हमको जीवन दे देते हैं, अगर वो चाहे तो। तो जय गुरुजी, प्यारी संगत, मेरे पास ये जो एक और मुझे लगा था मैं बताऊं, जया आंटी का सत्संग और अपना सत्संग, ये मैंने दोनों सत्संग शेयर कर दिए हैं। बहुत बहुत सारे सत्संग है। आंटी आज्ञा है एक सत्संग और सुनाने की? हाँ जी आंटी, हम तो वेट ही कर रहे हैं, आप सुनाइए। अच्छा जी आंटी। अच्छा, इसमें एक मैं शुरू का जो एक उसको शब्द अगर सीधा सीधा बोलेंगे तो लालच वाला है। तो गुरुजी के जब चरणों में आई थी और गुरुजी रोज नए नए हमारे साथ ब्लेसिंग देने के तरीके दिखाते थे, तो उससे ऐसा लगता था धरती पे पैर ही नहीं है हमारे, हम तो हवा में उड़ रहे हैं। मेरी बेटी के साथ भी बहुत, हम सोसाइटी में तो मेरी बेटी का नाम सिमोन है, सब लोग मानते थे, जानते थे कि सिमोन को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। अगली बार मैं कभी चाहूंगी कि अगर मेरी बेटी चाहेगी तो उसके सत्संग सुनेगा आंटी, उसके सत्संग तो लाजवाब है। चलिए एक सत्संग मैं उसका सुना देती हूँ कि वही 7 जुलाई आने वाली थी, नहीं 5 जुलाई आने वाली थी, और 5 जुलाई सिमोन 5 जुलाई आने वाली थी, या 5 जुलाई वाले ही दिन जो तुम्हें सपना आया था, जो तुम, हाँ, अच्छा। तो क्या कहते हैं, मेरी बेटी को सुबह 5 बजे 5 जुलाई वाले दिन सपना आता है कि कहीं हम जंगल में हैं, कहीं घूम रहे हैं, और अचानक से उसको एक पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे घूम रहे हैं, और बहुत सुंदर पर्वत है ऐसे करके, और एक बड़ा सा पत्थर धरती में से निकलता है और ऊपर वो सोफे की तरह बन जाता है। तो सिमोन जो सुना रही थी, तो चोपड़ा अंकल थे, तो वो कैसे सोफा है क्या है पूरा अच्छे से बता रही थी उनको। तो वो सोफा जैसा बन जाता है और उधर से महादेव चल के आ रहे हैं और वो उस पत्थर पे बैठ जाते हैं, और उसके ऊपर पत्थर पे बैठ के, और मैं आ रही हूँ। और मैं तो ये वाला सत्संग तो चाहूंगी कि कभी भी सिमोन के मुंह से सुनिएगा। तो उस सुबह मेरे को 6 बजे आके मेरा माथा चूम के, और तब ये मुझे सुना रही थी सत्संग कि महादेव ने मेरा माथा जो है, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि जा तेरा कल्याण हो। और ये मुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी ने ये साक्षात अपनी आंखों से देखा कि कैसे महादेव आए और कैसे मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। ये तो सुबह 6 बजे का। जया आंटी जो है इंदौर में, उनका हस्बैंड की ये थी नौकरी थी, तो इंदौर शिफ्ट हो गई थी। तो गुरुजी के जन्मदिन के लिए वो 5 जुलाई को ही आ जाती थी, क्योंकि 5 को मेरा जन्मदिन होता था, तो आ जाती थी कि ठीक है यार 5 को ये आंटी का करेंगे, फिर साथ में गुरुजी का करेंगे। तो वो 5 को आई थी, 5 को शाम को, 5 की शाम को ये बनाया, खीर का प्रसाद, खीर पूरी ऐसी बनाई। हम, एक जया आंटी की फैमिली थी, एक फैमिली और थी, 2-3 फैमिली ऐसे होके, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने गुरुजी के आगे खीर की कटोरी रख दी थी, मतलब थाली बना के रख दी थी। तो सबसे पहले तो उनका जो है मुंह के ऊपर खीर लगी थी,
ये क्या कहते हैं हस्बैंड ने ना जया आंटी ने ही देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी आपने गुरुजी को खीर खिलाई है? मैंने कहा आंटी मैं कहाँ आप ही के सामने तो मैं इधर-उधर घूम रही हूँ, मैंने कहाँ खिलाई? तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी ने तो खीर खाया है। मैंने देखा तो सच में गुरुजी ने खीर खाई है। सबने देखा आके सबसे पहले तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं मुँह से ये खीर खाई। चलो जी, ठीक है ये भी हो गया। सबसे पूछा गया कि भई किसी ने खिलाई? सबने मना कर दिया। उसके बाद संगत जी हम ऐसे फ़ोटो सेक्शन में थे तो मैं ऐसे गुरुजी के पास घर में बैठी हुई थी और हमने जहाँ पे गुरुजी ने हमारे घर में दर्शन दिए थे सोफ़े पे, उसी जगह हमने हॉल में गुरुजी का स्थान बना दिया है। वहाँ पे। तो बना दिया था तो अभी ऐसे ही हम फ़ोटो ले रहे थे, कुछ लोग इधर बैठे हुए थे, कुछ लोग इधर बैठे थे, मैं गुरुजी के चरणों में यहाँ पे बैठी हुई थी। तो वहाँ पे ये जो है मेरे हस्बैंड फ़ोटो ले रहे थे सबका, तो फ़ोटो लेते उन्होंने देखा कि यहाँ से हाथ निकल के मेरे सिर पे आ रहा है। तो उन्होंने सबको दिखाना शुरू किया कि देखना ये क्या है? संगत जी, आपको मैं मतलब क्या कहूँ जिस चीज़ ने मुझे भी मैं कि इतनी लकी हूँ, इतनी भाग्यशाली हूँ, सोचने के लिए टाइम लगता है। तो देखा साक्षात दर्शन में से हाथ निकल के और मेरे सर पे जो है दिख रहा है, ये एक और सत्संग है। उस समय वो सबको दिखाया फ़ोटो, जो हमारे साथ 3-4 फैमिली पूरी थी, उन्होंने देखा, जो हमसे सत्संग करते थे, उनको दिखाया सबको। तो सब लोग हैरान रहते थे कि गुरुजी सच में हमारे साथ आते हैं और बाकायदा यहाँ से हाथ निकल के और मेरे सर पे था। तो ये इस तरीके से गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। देखो, जय गुरुजी एक ये मेरे को सत्संग याद आया, आदेश आया तो मैंने आपको लोगों को सुना दिया। और इस तरह का सत्संग तो कई सारे हैं। बस जब याद आता है तो मन में ना एक खुशी की अपने आप ही लहर आ जाती है कि सच में। और मैं इसमें अभी हमारे चोपड़ा अंकल नहीं हैं, हमारे साथ में वो यूएस में हैं, तो उनकी बदौलत, तूर आंटी की बदौलत मैं बस ये कहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने बहुत ईज़ी तरीके से गुरुजी को पा लिया, बहुत ईज़ी तरीके से। मतलब ऐसा होता था कि घर के अंदर जब गुरुजी शुरू में मुझे दर्शन देने लगते थे, तो कहीं भी हॉल में दिखते थे, मैं फिर एकदम से डर जाती थी, गुरुजी फिर आप आ गए। फिर देखती थी नहीं वो तो कुछ ऐसे ही है। मतलब विदिन सेकंड में जो गुरुजी मतलब डर, क्योंकि हम तो बहुत माड़े इंसान हैं, नहीं उनका ऑरा सह पाते। मैं तो अपनी बात कहूँगी संगत जी कि हाँ, मुझे कुछ ऐसे लगता था कि आप क्यों आ गए ऐसे करके लगता था। एक दिन की और है, जिन औरतों को, जिन बच्चियों को मैं यहाँ पे अपने भाटी माइंस में कुछ चीज़ें देती हूँ, कराती हूँ, जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती हैं, तो मंडे में फ्री सेवा होती है। तो फ्री सेवा सिमोन, ये पंखा नहीं चल रहा बेटा उसको। तो फ्री सेवा होती है तो मैं अपना 10-12 लड़कियों को लेके हम लोग मंडे को सेवा करते थे। तो एक बच्ची आई मेरे पास दौड़ी-दौड़ी, तो वो बोल रही है, "पता है दीदी, आज एक क्या कहते हैं बहुत सुंदर सी आंटी थी, उन्होंने आके हमको बोला कि देखो ऐसा लग रहा है आज मंदिर में जैसे परियां सेवा कर रही है।" तो मुझे भी बहुत खुशी हुई सुन के कि हाँ, इस तरीके का हमको जो है गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो हर मंडे को हम लोग सेवा के लिए जाते थे, तो उसमें था। तो जो है ऐसे हुआ फिर एक दिन मैं रंगोली के ऊपर पोछा लगा रही थी और रंगोली के ऊपर पोछा लगा रही थी तो देखा पिंक चोले में हॉल में से गुरुजी जो है निकल के आ रहे हैं। सिमोन इसको थोड़ा कम कर दो बेटा, बहुत तेज हो गया। तो गुरुजी निकल के आ रहे हैं और पिंक चोले में हैं। तो कारपेट बिछा रहता था तो उसमें से निकल के जाने लगे और बड़े प्यार से मेरे को गुरुजी ने ऐसे मुस्कुरा के देखा। ये मतलब ये इसलिए होता था
कि जैसे मैं गुरुजी का ना ये एहसास करती थी, गुरुजी कहीं आपसे नाराज़ तो नहीं हो गई? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? तो इसलिए वो पल-पल मुझे एहसास कराते थे कि मैं तेरे साथ में हूँ। एक दिन बहुत दिन हो गए थे गुरुजी का कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे ही हॉल में बैठे हुए थे तो आँख म बंद कर रखा था, मैं मेडिटेशन में ध्यान था। मैं गुरुजी से आँख बंद में ही सोच रही थी कि गुरुजी आप मेरे से तो नाराज़ तो नहीं हैं? और अगर नाराज़ नहीं है तो कुछ ऐसा मुझे बताओ कि मेरे को लगे कि आप नाराज़ नहीं हैं। इतने में कानों में खड़-खड़ की आवाज़ आती है, मेरी आँख खुलती है तो कोई उधर से लॉकेट बैठे-बैठे हॉल में ही लॉकेट दे रहा है गुरुजी का और एक मेरे साथ बहुत यंग लड़का बैठा हुआ था, उसके हाथ में वो लॉकेट आ गया। उसके बाद कोई लॉकेट ही नहीं आ रहा और मेरा जो है दिल एकदम धक-धक कर रहा है कि ये लॉकेट मुझे क्यों नहीं दे रहा? अच्छा इसका मतलब जो है मेरे से गुरुजी नाराज़ है। अगर ये लॉकेट मुझे मिल गया तो मैं समझूँगी कि गुरुजी मेरे से खुश हैं। और ये मेरे दिल में चल रही है बात और वो जो हमारी संगत थी, वो कभी मुझे देख रहे हैं, कभी लॉकेट के देख रहे हैं। फिर क्या कहते हैं आंटी किसी को आवाज देख रही है, कभी मुझे देख रही है। अब आ गई, अब आ गई, आ गई। हाँ जी, आंटी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आ रही है हाँ आवाज। जी, अच्छा। तो वो जो है फिर बड़े प्यार से वो संगत ने वो लॉकेट मेरे हाथ में दे दिया। बस आंटी ये हमारी खुशियाँ हैं, ये गुरुजी के स्नेह है, प्यार है, तो इस तरह की बहुत सारे सत्संग है आंटी। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी। आंटी बहुत ही डिवाइन सत्संग है आपके। वो ये ओल्ड संगत और न्यू संगत कोई फर्क नहीं होता। गुरु जी का चोला है, गुरु जी अब चोले में नहीं है। कल्याण तब भी वही था, कल्याण आज भी वही है। तो बहुत ही जी प्यारी आंटी। है आपकी। और मैं तो सोच रही थी कि आप बेटी को बोलिए ना, साथ ही बैठ जाएगी आपके, और वो भी यही सुना सत्संग। हाँ, तो तो उसके उसके सत्संग आंटी सच में क्या कहते हैं, मेरा सत्संग तो समझिए कि हमारे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। अगर बच्चों का सत्संग तो सीधा-सीधा गुरुजी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको आप किसी दिन मैं नीरजा आंटी के घर पे ही जो थोड़ा वो फ्री होती है, मैं अब आपको बता दूँगी मतलब कि किसी दिन भी आप उसका रखिए। उसके सत्संग सुनिएगा, गुरुजी उसको कितना प्यार करते हैं और कैसे करते हैं, बहुत ही अलग उसके सत्संग है सारे। बिल्कुल बिल्कुल कैसे-कैसे आंटी। विज़न गुरुजी उसको दिखाते थे। हाँ जी, आंटी। और अभी मुझे सत्संग तो बहुत है, मगर शायद आज्ञा ये है कि मुझे ये सत्संग सुनाने थे। और ये आंटी मैं इसलिए आपको बताती हूँ, जैसे पहले मेरे साथ जो होता था तो मुझे सत्संग सुनाने के लिए कुछ आंटी बताती थी कि आप यहाँ पे आके ये सत्संग करिएगा, वहाँ पे आके ये करना। तो पहले से मेरे को मेंटली तैयार होना होता था कि अच्छा मैं ये जो है वहाँ पे सत्संग करूँगी। आंटी जब मैं सत्संग करने के लिए खड़ी होती थी, जिसके लिए मैंने सोचा था कि ये वाला सत्संग करूँगी, ठीक उसके उल्टा होता था। तो इसलिए मैं मानती नहीं हूँ मतलब पता है मुझे जानती हूँ कि जो सत्संग गुरुजी को सुनवाने होते हैं ना, उसी की आज्ञा होती है। आप कितना भी सोच के रखिए, कितना भी प्लानिंग कर लीजिए कि मैं ये बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, वो साइड में कर देते हैं गुरुजी और जो गुरुजी को मैसेज देना होता है, सत्संग हम वही कर पाते हैं। ये मेरा अभी तक का गुरुजी के साथ का अनुभव रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आंटी। जिसको जो सुनवाना होता है गुरुजी ने वही करवाएँगे। तो आप आए, मतलब बहुत अच्छा लगा। और हमारे ज़ूम पे आप कभी भी आ सकते हैं। हम लोग 1 टू 1 सत्संग वैसे भी करते हैं। तो जी आंटी। मॉम बेटी आंटी आ सकते हैं और अपना हैंड रेज़ जी, करके अपना डेली चाहे अपना एक सत्संग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वही है कि सत्संग करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। जी तो आंटी, जी बिल्कुल। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी निजी आंटी से हम बात कर ही लेंगे, सिमोन के लिए भी। तो बहुत जी, शुक्राना। और जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। भूल चूक हो गई गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी।